जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज हमारे चैनल के जो पहले गेस्ट हैं श्री अमित लोढ़ा सर हैं। आप 98 बैच के सीनियर IPS ऑफिसर हैं, गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए हैं। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक शानदार व्यक्ति हैं, एक अच्छे लेखक हैं। इन्होंने 2 बुक लिखी है, बिहार डायरीज और लाइफ इन द यूनिफॉर्म। किताब काफ़ी अच्छी है, कृपया आप लोग जरूर पढ़ें। सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं सर, स्टार्टिंग में स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के बारे में। मैं जोधपुर में पैदा हुआ था, राजस्थान में, और मेरे पिताजी डॉक्टर थे। मेरे दादा राजस्थान में काफ़ी फेमस डॉक्टर रहे हैं और डीन थे वेटनरी कॉलेज के। और मैं मात्र 6 महीने कहूँगा तभी विदेश चले गए मेरे पिताजी। हम लोग विदेश में रहे। उसके बाद मैं इंडिया आया, तो इंडिया में मैंने सेंट जेवियर स्कूल जयपुर में पढ़ाई की। तो जयपुर का काफ़ी प्रतिष्ठित स्कूल है। और उसके बाद फिर स्कूल में अच्छा था, पढ़ाई में मेधावी छात्र था, मेहनती भी था। उसके बाद मैं IIT दिल्ली पहुंचा। और IIT दिल्ली में मेरा समय मेरी गलती की वजह से बड़ा खराब निकला। कहने को IIT देश का सबसे सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट में से है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन मुझे लगा कि मैं गलत आ गया, क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था नहीं, मेरे को आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक बात ये थी। दूसरा, वहाँ पे लोग पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि आप स्कूल में अच्छे हैं और IIT में अच्छे, दोनों में बहुत फर्क है। अगर कंपटीशन एक लेवल ही अलग हो जाता है। तो मेरे मन में जो मेरा कॉन्फिडेंस था, लेवल बहुत नीचे आ गया। गलती मेरी है, मैंने लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान ली थी। तो पढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन पढ़ना ही बंद कर दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और उस सोच की वजह से मेरे रिजल्ट्स बहुत खराब आने लगे, पढ़ाई में नंबर कम आने लगे। साथ ही साथ जो मेरी बाकी चीज़ें थी, जैसे स्पोर्ट्स है, खेल कूद है, या कुछ भी और रुचियाँ, उसके जो कॉम्पिटिशन है उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस खराब होने लगी, जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो गया हर जगह, तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत ही दब्बू किस्म की एक लड़के की होती है, वो बन गई थी। मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता था, शाय, इंट्रोवर्ट, जो चुप चुप रहता है, मतलब थोड़ा डरपोक टाइप का लड़का नहीं होता है कि कहीं कुछ बोलूंगा तो लोग मेरे पे हंसी नहीं। ऐसी चीजें मुझे लगता है कई लोग इस चीज से गुजरते हैं, जब अपने पे भरोसा लोग छोड़ देते हैं। और मेरे नाना राजस्थान में एक IAS ऑफिसर थे, उनकी हमेशा से इच्छा थी कि मैं IAS IPS बनूं। लेकिन IIT में इतना खराब परफॉर्मेंस था कि मेरे दोस्तों को विश्वास ही नहीं होता कि कभी मैं UPSC क्लियर कर सकता, क्योंकि वो तो और भी मुश्किल एग्जाम है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। लेकिन IIT के बाद मुझे लगा कि मेरे को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, और मैं हार मान गया, जो बहुत ही गलत चीज़ है। और जीवन में किसी का सहारा, किसी के गाइडेंस की, मेरे ओपिनियन में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं चाहिए। ये सबको सपोर्ट से फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली कोई भी आपको कितनी भी चीज़ें बता दे, अच्छी बातें, या कोई ज्ञान दे दे या मार्गदर्शन दे दे, करना को खुद ही पड़ता है जी। तो उसके बाद मैंने अपनी UPSC की जो पढ़ाई उसको बहुत सिस्टमेटिकली किया, अपने में विश्वास रखा कि हाँ, इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। मेरे से पहले भी जो लोगों ने एग्जाम दिया, कोई भी उसमें आपको बहुत ज़्यादा जीनियस होने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको मेहनत चाहिए, एक एवरेज लेवल से ऊपर का इंटेलिजेंस चाहिए, और अपने आप में भरोसा चाहिए। तो ये तीनों क्वालिटीज़ मैंने अपने आप में डेवलप कर ही रखी थी। और UPSC के लिए मैंने मेहनत की काफ़ी, एंड आई वाज लकी कि काफ़ी कम एज में मेरा UPSC में सिलेक्शन हो गया। और दूसरे अटेम्प्ट में जो बिहार का ऑर्डर मुझे IPS मिला, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे को कई लोगों ने बोला कि एग्ज़ाम वापस दे दो, IAS बन सकते हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट मैं काफ़ी खुश था। और मैंने प्रीलिम्स फिर से दिया था, प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था, बट मैं ऑलरेडी खुश था कि मैं IPS बन गया हूँ। तो मैंने उसके बाद मेंस दिया नहीं। मुझे नहीं पता अगर मैं मेंस देता क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं बिहार का ऑर्डर आया, बिहार आया आज से करीब 23 साल पहले, और बिल्कुल मेरा शानदार यहाँ पे समय बीता। खूब काम किए, लोगों का खूब प्यार मिला। जो भी मेरे जीवन में हुआ सब कुछ यहाँ हुआ, निजी जीवन में भी यहाँ पे सब कुछ हुआ। मेरे बच्चों का जन्म हुआ, और जहाँ भी मैं पोस्टेड रहा, जनता का ज़बरदस्त प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो मुझे लगता है कई स्टेट्स में शायद इतना नहीं होता होगा। सर, ये प्राइमरी, अब बोले कि बचपन में हम विदेश गए हुए थे, तो क्या आपका प्राइमरी स्टडी वहाँ हुआ है या? नहीं, मैं 6 साल रहा, फिर वहाँ पे आ गया। तो मैं स्कूलिंग से मैंने बचपन से पढ़ाई को लेकर के आपका कैसा था सर? पढ़ने में बचपन से तेज थे? पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जो अच्छे होते हैं या जो भी होते हैं उनको खुद को थोड़ी रियलाइज होता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट था मुझे। सर, आपका जब आर्ट्स पेपर अच्छा था, तो फिर IIT में कैसे जाना? वो मैं बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा। तो मैं सवाल पूछा मेरे को, पढ़ाई में अच्छा था। मेरे हमेशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये लिटरेचर, इन सब में बहुत ज़्यादा नंबर आते थे जी। और साइंस में भी ठीक आते थे, लेकिन मेरे को मैथ्स से डर लगता था।
तो मैं हर बार मैथ्स की वजह से फर्स्ट आने की वजह सेकंड या थर्ड हो जाता था, या थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी मान लो, लेकिन टॉपर नहीं रहता, लेकिन मैथ्स की वजह से। मैथ्स क्योंकि मेरे दिमाग में डर था कि मुझसे मैथ्स होगी नहीं जी। और उस जमाने में माँ बाप बैठ के नहीं पढ़ाते थे जैसे आजकल होता है कि माँ बाप पढ़ा लेते हैं या कोई आपने कोचिंग रख ली, ट्यूशन रख लिया। उस वक्त ये सब था नहीं। तो जब 10th क्लास का आया तो उस वक्त बोर्ड का बहुत हवा होता था कि 10th क्लास का बोर्ड है, 10th क्लास का बोर्ड है। मुझे पता नहीं था कि, लेकिन सुनते थे 10th का बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता था मैं सब में अच्छा, एक मैथ्स की वजह से मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो मैंने गर्मियों की छुट्टी में मैथ्स की किताब निकाली, खुद ही पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। सिर्फ एक होता पढ़ना, मैंने कहा समझता ये है क्या चीज़। और धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, 9th तक मैंने मैथ्स को सीरियसली नहीं लिया। डरता था मैं मैथ्स को देख के, लास्ट में पढ़ूंगा। 10th में मैंने जो बिल्कुल बेसिक चीज जो तो मैं शायद 6th 7th में पढ़ी मैं उसको वापस पढ़ रहा था 10th में आके। क्योंकि बेसिक्स जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप आगे कैसे पढ़ोगे। मैथ्स तो ऐसी चीज नहीं ना, हिस्ट्री में तो आपने मान लीजिए मिडिवल हिस्ट्री छोड़ दी तो आप सीधा मॉडर्न हिस्ट्री में, दोनों अलग अलग चीजों में फर्क नहीं है। मैथ्स में तो हर चीज इंटरलिंक्ड है ना, आपका प्लस माइनस तो वही रहेगा, चाहे क्लास 1 में हो चाहे जो भी हो। तो जब मैंने क्लास 10 में उसको ढंग से पढ़ना शुरू किया ना, रियलाइज की तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं इससे डर रहा था और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट है। मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। मैंने गर्मियों की छुट्टी में आधा सिलेबस खत्म कर दिया मैथ्स का। जो हमको राजस्थान में बड़ी छुट्टियां होती, 3 महीने की गर्मियों की छुट्टी होती थी। और जब एग्जाम्स हुए मैथ्स के, जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, मुझे अभी तक याद है मेरे 100 में से 78 नंबर आए थे। बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन कहा मैं 100 में से 50 70, मतलब एक बार फेल भी हुआ था मैं क्लास 7 में मैथ्स में। क्लास 7 में मैथ्स में फेल हुए थे हमारे अमित सर। 17 नंबर आए थे मेरे 50 में से। जी सर। क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं था डर के मारे। बाकी मेरी टीचर सरप्राइज थी कि मैं थोड़ा यू फेल्ड इन मैथ्स, क्योंकि सब में अच्छे नंबर थे जी, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी। बोला मैथ्स में तुम फेल कैसे हो गए? कुछ नहीं जवाब दिया मैंने। लेकिन जब मेरे 100 में से 78 आए क्लास 10 के पहले टर्म एग्जाम में, मैं बहुत खुश हुआ। मेरी रैंक थी 3rd पूरे स्कूल में। हाँ, तो मुझे लगा कि मैं बस इस मैथ्स को आगे करना है। फिर मेरे सेकंड टर्म में 92, मुझे नंबर याद है। और फिर बोर्ड एग्जाम में मेरा आए थे 94 या 95। 11th आते थे तो मैं मैथ्स में स्कूल का टॉपर बन गया। मतलब ये भी कमाल है, मेरे अभी तक याद है मुझे 11th के अंदर मेरे मैथ्स में आए थे 97। और जो मेरे से मिलता था बोला तेरे 97 आए, क्योंकि जो सेकंड आया था उसके 90 मार्क्स आए थे। सोचो 90 और 97 और बाकी सबके 80s नंबर थे, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर था। तो उसके बाद लोग बोलते थे कि तुम्हारा तो मैथ्स के दम पे ही IIT में हो जाएगा। और वही हुआ। फिर मैंने IIT का एग्जाम दिया, क्योंकि तब तक कॉन्फिडेंस आ गया था। इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, कोई मेरे घर में इंजीनियर नहीं था, मेरे फादर डॉक्टर थे जैसे ने बताया। लेकिन मुझे लगा कि मैं मैथ्स में इतना अच्छा हो गया तो मुझे मैथ्स का IIT का एग्जाम देना चाहिए। और पहली अटेम्प्ट में मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद UPSC में भी मैंने मैथ्स ही लिया। अच्छा, मैं IIT में भी जाके मैथ्स में फेल हुआ हूँ। IIT में मैथ्स पहले से आपका कमजोर था, फिर आपने अच्छा किया। और IIT फिर वही गलती की। फिर IIT में जाके फिर से मेरे को लगा कि मैंने बताया कि वहां सब इतने इंटेलिजेंट थे, मुझे टेंशन हो गया कि सब ब्रिलियंट लोग हैं, मैं इनसे कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा। मैथ्स की किताब देखता था, वो कुछ रशियन किताबें होती थी, तो उसके जो डेल्टा गामा मोड़े हुए अलग अलग तरीके से बने हुए होते थे, उनको देख के मुझे डर लग जाता था कि मुझसे नहीं होगा। तो मैंने उसको पढ़ा ही नहीं, पढ़ना ही छोड़ दिया पूरा। और फिर से वही हुआ, फेल हो गया। अच्छा, UPSC मैंने मैथ्स लिया, एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट था, वही सिलेबस था जिसमें मैं फेल हुआ। सर, जब IIT में आप फेल हुए वहां से, तो फिर UPSC में मैथ्स में आप ऑप्शनल बनाया मैथ्स को लेकर। तो फिर ये कैसे अगेन, क्योंकि लोगों ने बोला मैथ्स बहुत स्कोरिंग है, और तब तक मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरी गलती की वजह से मैं मैथ्स में फेल हुआ। पढ़ा नहीं था तो फेल होना ही था। इस बार विश्वास है कि तो ये देखो निर्मल, ये जो भी मेरा तुम्हारे इंटरव्यू सुनेंगे इस YouTube चैनल, उनको साबित हो जाएगा कि आदमी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। उसके बाद मैंने उसी UPSC में उसी मैथ्स को लिया जिसमें मैं फेल हुआ जी। और मैंने पढ़ा, एंड अगेन आई रियलाइज कि बड़ा आसान था। बेवकूफ मैं था जो मैंने पढ़ा ही नहीं जी। मेरा हमेशा फेवरेट ये स्टेटमेंट रहता है, कितने भी लोगों ने मेरे पहले भी इंटरव्यूज देखेंगे, स्विमिंग कई लोग कहते हैं हमको नहीं आती है, क्योंकि पानी में जैसे ही वो जाते हैं उनको यार पानी में जाने से उनको डर बैठ जाता है कि हमसे होगा नहीं। लेकिन इतने सारे जो लोग बाकी स्विमिंग कर रहे हैं वो कैसे कर लिए। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मैं कई स्टूडेंट्स को, जो मैं अभी IPS हो गया था तो मेरे को इतना मेरा था कि लोगों से जान पहचान की, कई गरीब स्टूडेंट्स थे, उनको मैं सपोर्ट करता था। IIT में जाओ, तुम्हारी स्कॉलरशिप का इंतजाम मैं करूंगा, या तुम जो भी कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर, ये एक चीज बहुत अच्छा चीज है कि एक बहुत आज के डेट में होता है कि हम गरीब हैं और UPSC का कोचिंग फी 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख है, IIT का फी भी बहुत ज्यादा है, कोचिंग फी। तो ये चीज कैसे, इसको क्या करना होगा? एक तो गरीब अमीर कुछ नहीं होता, खासकर UPSC और IIT में प्योर मेरिट है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे भारत की दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है,
कोई इंटरफेरेंस, प्योरली मेरिट पे इसमें सिलेक्शन होता है। तुम मेहनत करोगे तुम्हारा हो जाएगा, जिसका हो जाएगा उसका हो जाएगा। इसमें कोई कोचिंग या बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, वो दिमाग की बात है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ कोचिंग से फर्क पड़ता होगा। मैंने तो कभी जिंदगी में कोचिंग नहीं ली, ना यूपीएससी के लिए ना आईटी के लिए। आप बिना कोचिंग के यूपीएससी कंप्लीट किए? हाँ, लेकिन जो उतने लोग वहां निकलते हैं, भले इंस्टीट्यूट उसके बारे में लिख दें कि हमारा वो है, लेकिन वो वैसे भी उनकी मेरिट जबरदस्त होती है जी, वो वैसे भी निकालते हैं जी। कितने भी सिंपल बैकग्राउंड से आप आ जाओ, अगर आपको भगवान ने प्रतिभा दी और आप मेहनती हैं तो आप वो एग्जाम निकालेंगे। थोड़ा देर सवेर हो सकता है। तो जो मैं लोगों की हेल्प करता था, तो उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ, कुछ लोग उसमें से बोलते थे कि सर हम अंग्रेजी में कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था हम सिंपल ग्रामीण परिवेश से आए, साधारण परिवार से। मैं कहा अंग्रेजी एक लैंग्वेज ही तो है, जब तुम पढ़ सकते हो, उसका एग्जाम निकाल सकते हो, तो बोलने में क्या। तुम बोलना शुरू करो, अपने मन में हीन भावना मत लाओ। कई बार होता है हम लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजी पढ़ लिया बोल लिया तो आप बहुत बड़े कोई ज्ञानी हो गए। अंग्रेजी कोई बेंचमार्क नहीं है आपकी सक्सेस का, लेकिन क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, देश विदेश में आज कंप्यूटर से लेकर हर चीज में अंग्रेजी यूज हो रही है, तो आपको आना सबको फायदा ही होगा। अब जब आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो बोलने में क्या है। तो बोलने में जो आपके अंदर हीन भावना, उसको उठाने का क्या तरीका है। आप उसको बोलते जाओ, प्रैक्टिस करो। शुरू में लोग हंसेंगे, धीरे धीरे लोग हंसना बंद कर देंगे। जब आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, या गलतियां होंगी तो वो आपकी पहली लैंग्वेज तो नहीं है ना, आपकी मातृभाषा तो नहीं है। इसमें संकोच करने की क्या बात है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज सी बात हो गई। लेकिन आप बोलते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ऐसी कौन सी चीज। उसी प्रकार जो लोग भी कोई भी एग्जाम देते हैं या जिंदगी में बोलते हैं विषम परिस्थिति आई, ये सबकी आती है। देखो आज मैं आईजी पुलिस बन गया, अभी भी आती है जिंदगी में, उतार चढ़ाव सबके आते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप चाहे आप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। तो स्पोर्ट्स स्टार बने, फिल्म स्टार बने, सबके अप्स एंड डाउन आते हैं। हमको लगता है एक मुकाम पे पहुंच गया, ये तो बड़ा लकी है, सक्सेसफुल है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो किसी को नहीं पता होती है। तो मेहनत जब करते हैं तो आपके रास्ते भी खुलते जाते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन आपको अपने आप पे विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो तुमने मेरी ऑलरेडी सुन ली, मैथ्स में फेल हुआ, फिर टॉपर बना, फिर फेल हुआ, फिर टॉपर बना। यूपीएससी में भी मैथ्स में जबरदस्त नंबर थे मेरे। सर ग्रेजुएशन में, जब आईआईटी से आप ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के कितने दिन बाद आप यूपीएससी क्वालिफाई किए? मैं तुरंत पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया मेरा। आईआईटी से ग्रेजुएट हुए, उसके बाद यूपीएससी क्लियर हो गया? हाँ मेरा हो गया था, मेरा बहुत 209 रैंक आई थी। तब मेरे को जरा अक्ल नहीं थी, तो मैंने सीबीआई, मेरे को जरा आइडिया नहीं था, तो मेरे को पुलिस का बहुत शौक था, तो मैंने सीबीआई ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आईपीएस बन गया। सर ये पुलिस से एक किरदार है आपके बुक में लिखा हुआ था, एक ज्योतिषी वाला, एक बचपन का ज्योतिषी वाला, वो क्या है सर? बस सच बात है। देखो जब समय खराब था, आईटी मेरे नंबर बहुत ही खराब आने लगे, फेल वेल होने लगा, मेरे को नौकरी तक नहीं मिली आईटी के बाद। जबकि आईटी जाने के बाद तो लोग कहते हैं कि आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे माता पिता बड़े परेशान थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में एमबीए लोग करने लगे, विदेश जाने लगे लोग। मैं बिना किसी नौकरी घर में बैठा हुआ हूँ, वो भी आईटी के बाद। तो जो मुसीबत होती तो आदमी बहुत सारे रोज रास्ते पूछता, क्या होगा, कैसे होगा। देखो मैं नहीं कहता ज्योतिष विद्या सही गलत, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता, अपना अपना हो सकता है सही हो, कई लोग उसको साइंस की तरह मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं, अपनी किस्मत आप खुद लिखते हो। ये आप किसी चीज को जानकर भी क्या करोगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। मेरा तो ये मानना है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे घर वालों को लगता था कि ज्योतिषी से पूछो, तो उन्होंने पूछा, तो ज्योतिषियों ने भी बोल दिया कि इसका तो कोई ज्यादा चांस लगता नहीं है। तो मैं हंसने लग गया। मैंने किताब में ये लिखा कि पैसे उसको जब दिए तो पैसे लेके तो बोल ही सकता था कि इसका तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो घर वालों ने उसको देखा, और होता ना कि पूजा करा लीजिए तो ये हो जाएगा, वो कर लीजिए तो ये हो जाएगा। बट मेरा था कि दृढ़ निश्चय और मेहनत, बस कि मैं खुद ही करना है। ये सिर्फ चीजों से, अंगूठियां पहनने से या सिर्फ ये सब करने से अगर हो जाए, मैं नहीं कह रहा जिसका हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा कि अपने आप में विश्वास करना चाहिए। तो मेरी तो यही सोच है, और मेरा ये भी माना कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, कभी बेकार नहीं जाती है। तो ये साइंस बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे हैं, उनका मेन दिक्कत है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्या करे, ये चीज कैसे होगा। अभी भी आईआईटी, इवन आईआईटी के जो भी है स्टूडेंट, उनको भी लगता है यार कि ये चीज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उनको कुछ नहीं लगता, और ये चीज लगता है हार्ड, काफी हार्ड लगता है। तो हर सब्जेक्ट में जना अच्छा हो भी नहीं सकता जी, ये तो फैक्ट है ना। अनलेस आपको भगवान ने बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बना लिया। मेरे जैसे लोग ज्यादातर सब्जेक्ट में अच्छे थे, लेकिन मैं आर्ट्स में ज्यादा अच्छा था, साइंस मैथ्स में कम अच्छा, लेकिन एवरेज से बहुत ऊपर था दोनों में। तो अब मुझे किस्मत बोल लो, ये बोल लो, लेकिन मैंने कई चीजें डेवलप भी किया। टोल्ड यू, मैंने मैथ्स खुद डेवलप किया। तो अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, आप मान लीजिए आपके 50 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो आप तो 70 तक तो ला ही सकते हो। आप 100 में से 90 नहीं ला सकते, लेकिन मेहनत करके 70 तो ला ही सकते हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप मेहनत करो,
आज तुमको किसी भी चीज़ का शौक है, मान लो तुमको बोलना मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है या मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो आप कोशिश करके एक लेवल से ऊपर तो आ ही सकते हो जी। तो वो तो चीज़ हमेशा आपको देखनी, तो इसलिए ऐसा कोई डर तो अपने सब दिमाग में है। तो मैं तो हर चीज़ से डरता था, पब्लिक स्पीकिंग में बुरी तरह से डरता था। मैं तुमको बताया बहुत ही शाय इंट्रोवर्ट था, तो स्टेज पे मुझे कोई खड़ा कर दे तो मेरे हाथ पांव ऐसे कांपने लग जाता, एक्चुअली बता रहा हूँ माइक को लेके। तो ये डर कब खत्म हुआ आपके अंदर? डर खत्म यही हुआ, खुद पे विश्वास करने लगा मैं कि नहीं मैं बोल के देखता हूँ, प्रैक्टिस करने लगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के वहां खड़ा हो गया तो बोल गया। पहले घर में रूम में कांच के सामने 5 बरस भाषण की प्रैक्टिस की, तो करिए अपने 5 बार, तो धीरे धीरे फिर आपको आपका मन भी कॉन्फिडेंट होता है, आपको याद होने लगती है चीजें। फिर आप जाते हो, पहली बार आप थोड़ा बहुत घबराते हो, लेकिन फिर भी लगता है इतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा। दूसरी बार और बेटर होता है, तीसरी चौथी बार तक आपको लगने लगता है इसमें क्या बड़ी बात है। सर एक IIT में भी था, एक आया था कि आप जिस समय फेल हो रहे थे तो शायद आंसर सीट में आप कुछ लिखते थे कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। लिखा मैंने बहुत सी चीजें की है जिसके लिए मेरे को गर्व नहीं होता है। मेरे एक सब्जेक्ट था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसमें बहुत ही खराब नंबर आया। मुझे लगा पक्का फेल हो जाऊंगा, मैथ्स में तो फेल हो ही गया था कि इसमें भी फेल हो जाऊंगा। तो मैंने अपने प्रोफेसर को बड़ी एक मार्मिक चिट्ठी बनाई जो बिल्कुल झूठ था कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, ये हूँ वो हूँ, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरा परिवार का सारा ये हो जाएगा। उन प्रोफेसर साहब ने उस चिट्ठी को पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे अभी तक नहीं पता। प्रोफेसर साहब का नाम था प्रोफेसर काला, अभी नाम भी याद है मुझे। वैसे प्रोफेसर का नाम याद नहीं, पर उनके मुझे याद है, और वो बड़े स्ट्रिक्ट टाइप प्रोफेसर थे। उसके बाद उनको फेल नहीं किया उन्होंने, मुझे मेरा D ग्रेड आया। अब उनकी चिट्ठी की वजह से हुआ या वो अपने आप ही मेरे इतने नंबर आ गए जैसे तैसे कि मैं फेल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो ये मैंने चिट्ठी लिखी थी और मुझे बड़ा बाद में अफसोस हुआ कि ये सब करने की क्या जरूरत। अगर आप मेहनत कर लेते तो नौबत क्यों नहीं है। अगर मेहनत की तो IIT में गया, IIT में जाकर छूट गया, फिर ऐसा करना क्या था। जीवन में फेजेस आते हैं नॉर्मल, हम सब देखो इंसान है। कभी भी कोई आदमी जिसको लगता है कि मेरा लो फेज है, मैं कैसे कमजोर हो गया, मैं उससे बिल्कुल नहीं हंसता या मैं उसका उपवास नहीं होता कह रहे, क्योंकि सबके फेजेस आते हैं। आज भी मेरे इस उम्र में भी आ जाते हैं जी, बिल्कुल। तो आपको उस वक्त वापस अपने को पिकअप करना पड़ेगा। आपके साथ फेज आया, आपको बहुत बुरा लगता है कि पूरा दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, मैं तो डिजर्व नहीं करता था, मेरा लक ही खराब है या ये है वो है, लेकिन अल्टीमेटली इससे उबारना आपको खुद को ही पड़ेगा जी। तो आपको अपने आप में हिम्मत रखनी पड़ेगी, हौसला रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और देर सवेर आपका समय आ जाएगा। जो गाना है ना अपना टाइम आएगा, वो बात सही है। किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का बाद में आता है। हर जने को लगता है कि अरे आज ये तो यहाँ पहुंच गया, उसके पीछे की स्टोरी कोई नहीं याद रखता कि कहाँ से कहाँ वो पहुंचे, है ना। तो मेहनत करने के बाद ये लिखे, मेरा मानना मेहनत बेकार तो नहीं जाती कभी भी। सर ये एक मार आता है कि UPSC का तैयारी कब से शुरू करें, आपके मन में कब आया कि IIT? मेरे को तो था पहले से, स्कूल से ही था, क्योंकि मैंने बताया मेरे नाना भी IAS में थे, मेरे कुछ और रिलेटिव्स भी सिविल सर्विसेज में थे, तो मन में था मेरे हमेशा, मुझे अच्छा लगता था। और अभी को लगता है कि बंगले से लाल बत्ती की वजह से मेरे को एक काम ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो मेरे मन में हमेशा था। और IIT के दौरान ही मैंने फाइनल ईयर से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। IIT के फाइनल ईयर से इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आता है एक सागर की तरह है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। मुझे इंटरेस्ट भी था, एक होता है कि लोगों को लगता था यार बड़ा मेहनत का काम है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ये सब पढ़ने बहुत मजा आता था, इंटरेस्ट थी। और फिर मैंने तुमको बोला मैंने मैथ्स फिजिक्स ली। इस बार मैं मैथ्स को मन से किया, तो अगेन जिस मैथ्स में फेल हुआ उसी मैथ्स को ले, लेकिन जो मन से किया तो मुझे बहुत मजा आने लगा। उस मैथ्स में मेरे जबरदस्त नंबर आए हैं, जबरदस्त नंबर, उसी की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ जी। सर एक फिटनेस को लेकर के कई पुलिस वाले को देखा जाता है, सर पुलिस वाले नहीं, हर एक फील्ड में आप देखते हैं कि फिटनेस वाले, अरे यार हम जॉब में आ गए, अब कहाँ से हो पाएगा, ये ऐसा होता है। और आप अभी IG हैं। उसके बाद एक समय था कि आपकी बुक में भी ऐसा था, मेंशन था कि आप AK-47 बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ जाते थे बैडमिंटन खेलने के लिए। तो फिटनेस को लेकर के इतनी दीवानगी क्या है सर? फिटनेस को लेकर मेरी दीवानगी नहीं है निर्मल। एक्चुअली मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत मुझे इंटरेस्ट रहा है और खेलने में मुझे बहुत मजा है। भले मैं हारूं जीतूं कुछ भी हो, लेकिन खेलने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं खेलता रहा। बचपन से मुझे याद ही नहीं मैं कब नहीं खेला। मुझे लगता है आज मेरी एज एग्जैक्टली अभी 15 दिन पहले 48 ईयर्स का हुआ हूँ मैं जी। तो 6 साल की उम्र के बाद पिछले 42 से मुझे याद नहीं कब नहीं खेला मैं। तो ऑटोमेटिक फिटनेस है। कुछ लोग फिटनेस के लिए खेलते हैं, मैं खेलता रहता इसलिए फिट हूँ मैं। और अभी भी मैं काफी फिट हूँ इन द सेंस, सिर्फ मेरे इस पे मत जाओ कि पतला दुबला वाली, मतलब मैं भाग दौड़ बड़े आराम से कर सकता हूँ कुछ भी। और बॉडी माइंड सब तो वही चीज है कि आप जो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। आप खेलते रहोगे तो आपको 2 घंटे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कोई यंगर आदमी होगा, 30 साल का भी हो सकता है, लेकिन वो खेलता ही नहीं है, तो उसकी बॉडी वो कष्ट झेलने की कंडीशन में ही नहीं है। वो 4 फ्लोर चलेगा तो उसकी सांस बढ़ने लग जाएगी, अरे यार मैं 4 फ्लोर चल गया,
बैडमिंटन कोर्ट या कहीं पे भी खेलना आएगा, उसको 10 मिनट बाद लगेगा मैं तो थक गया जी। लेकिन जो खेलता आ रहा है तो उसकी आदत है, उसकी बॉडी आराम से वो सारा कष्ट झेल लेती है। तो फिटनेस मेरा कोई इसमें दीवानगी नहीं है, खेलना मुझे बहुत पसंद है। और अगर देखो 2 घंटे आप खेलते हो तो उस वक्त आप दुनिया के सारे दुख दर्द सारी चीजें दूर हो जाते हैं। अपन लोग सब मोबाइल से एडिक्टेड है, मैं भी मोबाइल करता हूँ, जो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उस 2 घंटे आपका एक तरह से मेडिटेशन हो गया आपका। सिर्फ 2 घंटे को कुछ नहीं पता दुनिया में, आप सिर्फ खेल रहे हो, आपका पूरा फोकस उस वक्त कोर्ट के ऊपर है। तो ये बहुत अच्छी चीज, आपका स्ट्रेस कम करती है, टेंशन आपका कम करती है, आपको मजा आता है। आप खेल में जब हारते हैं तो आप जिंदगी में भी हार जीत को समझते हैं, क्योंकि खेल में जो हार गया उसको पता है कि मैं हारा हूं कि सामने वाला अच्छा खेला और प्लस मैंने अच्छा खेला, तो आपको हार पार्ट है। बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस हारते हैं, हम लोग क्या है। तो ये खेलना बहुत जरूरी है। और जो तुमने बात बताई कि लोग के समय नहीं मिलता है, देखो ये तो बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज है। समय किस चीज के लिए नहीं आपके पास? आप 2 घंटे इंटरनेट पे फिल्म देख सकते हैं, 2 घंटे गॉसिप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो आपको खेलने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए आप 1 घंटा निकालना तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। तो एक्सक्यूज तो हर चीज का होता है। कि यूपीएससी की तैयारी किस एज में करना शुरू कर देते हैं? तो अगर आपका देखो कोई भी जना यूपीएससी दे, कोई भी एग्जाम दे, सबसे पहले यू शुड बी क्लियर कि वो एग्जाम देना क्यों चाहता है जी। जीवन में वही करो जिससे आपको सुख मिले, आपको अच्छा लगे जी। कई आईआईटी के मेरे लोग थे जो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन आज प्रोफेसर बन गए। आप आम जनता के हिसाब से बोलोगे अरे तुम करोड़ों कमा सकते, प्रोफेसर क्यों बन गए, तुमको सरकारी नौकरी में इतनी तनख्वाह मिलती, बड़ा खुश है। तो यूपीएससी तभी तो ये मत सोचो कि बंगला है, गाड़ी है, ये होगा, पावर होगा। कई लोगों की मानसिकता रहती है, सबकी नहीं, कई लोगों की। आप सोचो कि नहीं मैं अपने समाज में, आज तुम खगड़िया के हो कि मैं बनूंगा तो मैं खगड़िया को बदल सकता हूँ, मैं ये कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, तब तुम इसको करो। मेरा तो मानना ही है जी, बिल्कुल। क्योंकि अदरवाइज तो किसी चीज का अंत ही नहीं है। आप IAS IPS बन गए, फिर आपको पोस्टिंग का लगेगा, पोस्टिंग के बाद मतलब ये साइकिल कभी लाइफ में खत्म होगी नहीं। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप सबसे पहले अपने मन में क्लियर हो जाए, आपको क्या अच्छा लगता है। आज आपको गिटार बजा अच्छा लगता है, आपको संगीत पसंद है, लेकिन आपको कोई बोलता नहीं यूपीएससी जाना, तो क्यों यूपीएससी जाना चाहेंगे? आपको अच्छा आनंद किसी और में आ रहा है। आज तुम्हारे दोस्त को फोटोग्राफी में शौक है, कोई जरूरी है कि हर जना ही यूपीएससी दे या कुछ भी करे, या जिसको यूपीएससी का शौक है उसके माँ बाप बोले नहीं तुम बिजनेस करो। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका दिल क्या है, सबसे पहले तो वो करो, क्योंकि जीवन आपका है ना। कल आप कोई चीज बन जाओ, मैं कह रहा हूँ मैं करोड़पति बन गया लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अपने काम से, तो फिर मजा क्या जीवन का? जीवन तो आपका बीतते जा रहा है। फिर आप तुम्हारे एज पे, तो एज तो ऑब्वियसली जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। जल्दी एज में बनोगे तो ज्यादा लंबी नौकरी रहेगी, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे सरकार में जी। सर एक मेरा कमेंट था आपके एक फॉलोअर का ही सर कि पढ़ने बैठते मोबाइल में देखते और पता नहीं चल पाता, पढ़ने के लिए बैठते पढ़ नहीं पाते और टाइम चला जाता है। सोशल आंसर इसका निर्मल, ये अपने हाथ की चीज है जी। मैंने कहा ना सब कुछ यहीं पर है जी। मेरे टाइम मोबाइल्स नहीं होते थे जब मैं पढ़ता था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हमारे भी होते थे। मैं क्रिकेट मैच चला जाता था जी, तो वनडे मैच 50 ओवर का, तुम समझ रहे हो, सोचते थे बस 5 ओवर देखो, तो 5 होते थे, 50 ओवर बैटिंग के, 50 ओवर रोज बैटिंग के, तो पूरा दिन चला गया। 3-6 घंटे कम से कम तो पूरा दिन ही चला गया, 6 घंटे का पूरा दिन। फिर उसका एनालिसिस ये, उसका तरीका क्या निकाला, मैंने अपने नाना के घर गया, उनके टीवी हटा दिया मैंने। अगर तुमको कोई चीज पानी है उसमें ज्यादा ये क्या, लोग कई बार पूछते हैं मोबाइल का एडिक्शन है, तो सिंपल से उसको हटा दो। इसमें क्या आंसर है? हटा दो, फेंक दो, तोड़ दो, जो करना कर दो, रख दो अलमारी बंद करके कि 6 घंटे बाद ही मम्मी को बोलो कि तभी देना जब मैं इतना पढ़ के आऊंगा। इसमें क्या है? ये तो हमारी चीज है जी, बिल्कुल सिंपल से उसका आंसर है। सब कुछ तुम्हारे मन में है, दिमाग में है। आज तुमको मैं बोल दूं कि इंटरनेट का कनेक्शन ठप हो गया 3 दिन के लिए, 2 घंटे तुम थोड़ा तिल मिलाओगे, फिर तुमको बोले 3 दिन बाद ही आएगा, तुम 2 घंटे का तो छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि अब तो पता ही 3 दिन नहीं है, लेकिन पता है कि आ रहा है, तो तुम हर थोड़े दिनों उसको देखोगे जी। तो बस सीधी सी बात। सर आपके दोस्त लोग जितने भी थे उसमें चाहे चेतन भगत सर हों या जोमेटो के जो भी CEO हैं, ये तो सर इन लोग मतलब एक अलग लेवल पे थे, सब मल्टीनेशनल कंपनी में एकदम MD CEO बने जा रहे हैं, और आप बिहार में क्राइम ये जिप्सी लेकर चूज किया। नॉर्मल मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। ये मेरी चॉइस है, उनकी अपनी चॉइस थी कि उनको किसी को CEO बनना है, किसी को MD बनना है। मेरे को बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्व है कि मैं बिहार पुलिस का अंग हूँ। बहुत खुशी है कि मेरा जो भी छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन जो अंश रहा है। नहीं सर, कंट्रीब्यूशन सर आपका एक कंट्रीब्यूशन से याद है सर, BSF में वो भारत का वीर जो है वो प्रोग्राम में सर, हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। निर्मल, जब मैं BSF में था, मेरा जीवन एक सिपाही के लाइफ से बहुत अलग था। सीनियर अफसर था,
मैं ओपनली बोल रहा हूँ तुम्हारे चैनल पे कि मेरी लाइफ में बहुत कम दिक्कतें थी। सीनियर ऑफिसर है, महीने में एक बार जाके मिल लेना या जवानों का मनोबल बढ़ा देना है, काम किया, सब कुछ किया, लेकिन जो मुश्किलों में जवान रहता है 50 डिग्री 55 डिग्री एज ए सीनियर ऑफिसर, मैं तो वो नहीं झेल रहा था। मुझे रोज लगता था कि जैसे पुलिस में था, तो पुलिस में जो मेरे सिपाही कर रहा है ऑलमोस्ट वही काम मैं एज एन एसपी कर रहा था। जितनी पीड़ा उसको थी, जितनी देर वो सड़क पे बैठा उतनी देर मैं भी बैठा रहता था। कोई भी लॉन्ग प्रॉब्लम हो गई, होली विसर्जन या कुछ भी हो रहा है, लेकिन बीएसएफ में मेरा जीवन काफी उससे अलग हो गया था। मुझे लगता था ऐसा मैं क्या कर पाऊँ कि इनके जीवन में मैं कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ। नहीं तो मेरा तो प्रमोशन हो जाएगा, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, लेकिन मैं क्या योगदान कर पाऊंगा इनके जीवन में। तो जो मैं कर सकता था उनके लिए वेलफेयर वगैरह, मेरी आदत है, बिहार पुलिस में मैंने किया कि उनके लिए रहन सहन बेटर हो जाए, रहने का उनका स्टैंडर्ड बेटर हो, उनके बैरक्स वैरक्स में मैंने कूलर्स लगाए, बहुत कुछ चीजें की जो किसी भी सीनियर ऑफिसर को करना चाहिए। उनको छुट्टी टाइम पे मिल जाए, उनको खेल कूद मिले, उनको खाना अच्छा मिले, ये सब चीजें मैंने देखी बॉर्डर पे, ये सब चीजें हो जाए। और भी कई लोगों ने इसमें काम किया। लेकिन फिर मैं देखता था अपने जवान शहीद होते हैं, अखबार में आता है 12 जने मर गए। वो 12 जने मर गए तो एक फिगर है बस, कौन 12 जने मेरे, क्या हुआ, किसी को पता नहीं, आंकड़ा रह गया, सिर्फ वो नंबर आया कि 12 जने। उनकी शहादत बेकार नहीं जाए, तो मुझे लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों नहीं, क्योंकि जनता भी कई जने मुझे मिलते तो चाहते थे कि सर हम कुछ करें अपने जवानों के लिए, तो क्यों ना एक वेबसाइट या ऐप बनाया भारत सरकार के माध्यम से, जिसमें लोग सीधा सीधा उस जवान के, शहीद जवान के परिवार को ही पैसा पहुंचाए। उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं रह रहा है, एक और कि मुझे पहले पैसे दोगे फिर मैं दूंगा, तो वही ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर हो गया। वो बेचारा एप्लीकेशन लिखेगा, उसका परिवार चक्कर लगाएगा। सिंपल सा था कि सीधा के सीधा पैसा उनके अकाउंट में चले जाए। और मुझे बहुत खुशी है, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली कि हमारा जो आइडिया है उसको देश के माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने सराहा, अक्षय कुमार जो प्रसिद्ध अभिनेता, उनका जबरदस्त उसमें रोल रहा है। और ये चीज़ तुरंत ही MHA ने इसको बिल्कुल बहुत प्रायोरिटी देके इसको प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। और उसके बाद देश की जनता ने कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया है कि कितने हमारे जवानों को, उनके परिवारों को आज लाभ मिल रहा है उसका। और मैं बताऊंगा निर्मल, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है कि जब आप इंटरनेट पे जाते हो, उस साइट पे जाते हो भारत की v.gov.in पर, तो आप 2 मिनट उस जवान के बारे में पढ़ते हो कि वो कौन था, क्यों शहीद हुआ, उसका नाम क्या था। तो 2 मिनट आपने पढ़ा तो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसके बाद जो आपकी हैसियत है, आप 100 रुपए भी दे सकते हो, आप 10 लाख भी दे सकते हो, तो अपनी भी हैसियत है, अपनी भी श्रद्धा है। लेकिन सबसे अच्छा लगता है कि उस जवान को 2 मिनट के लिए किसी ने जाकर उसको पढ़ा, तो उसकी जो शहादत है बिल्कुल ऐसे ही नहीं चलेगी, आंकड़ा नहीं रह गया। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, पैसे से वापस तो उस जवान को ला नहीं सकते। दूसरा, उस जवान के परिवार को जो आर्थिक हम लोग सहयोग दे रहे हो अपनी जगह, सबसे बड़ी बात है कि उसको लगता है कि देश के लोग मेरे पति के साथ थे, मेरे परिवार के साथ थे। क्योंकि हजारों लोग जो कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाके 15 लाख या जितने पैसे इकट्ठे होंगे, तो एक मन को शांति मिलती है कि हाँ उनकी शहादत बेकार नहीं है। सर, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती थी किसी भी चीज को लेकर के, और आपको फाइनल सिलेक्शन जब होता था, अंतिम रूप से चयन उस समय नहीं हो पाता था। और एक आदमी इंफोसिस, TCS जैसे कंपनी में सिलेक्शन नहीं होता है और जाके UPSC का इंटरव्यू निकाल लेते, ये इसका क्या है सर? कुछ नहीं है, मेरा उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड जो था, मानसिक स्थिति जो थी वो गलत थी। मैंने कहा ना, IIT के अंदर मेरे को अपने आप पे बिल्कुल भरोसा खत्म हो गया था जी। तो इंफोसिस, TCS जैसी कंपनी बहुत फेमस कंपनी, इंस्टीट्यूशन अपने देश के, पूरे विदेश में फेमस है, और बहुत अच्छे इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर वो चाहते थे कि जवाब देते, उनको पता था IIT में तो होशियार तो हो गई जी, तो खराब तो आदमी IIT में आ नहीं सकता, वो लेना चाहते, लेकिन इतने आसान सवाल भी, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे आ गया जी, तो मैं वो भी जवाब नहीं दे पा रहा था जो मैं शायद 10th 11th में तो जवाब दे देता जी। इस समय की बात है, लेकिन जब मैं UPSC इंटरव्यू के लिए दिया, मुझे अपने आप पूरा भरोसा था, और कॉन्फिडेंस में मुझे भरोसा था। तो ये सब कुछ मैंने कहा ना, जीवन के अंदर जब भी आपके उतार चढ़ाव आए, तुमने कहा सक्सेस मंत्र क्या है, एक ही सक्सेस मंत्र, खुद पे भरोसा। किस्मत वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन आप जितना मेहनत करेंगे आपकी किस्मत उतनी खुलती जाएगी। बैठे बैठे आप सोच रहे हैं लॉटरी निकल जाएगी, वो करोड़ों में एक का हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप और हम सब साधारण लोग हैं जी सर। हम लोगों के पास एक ही चीज है, मेहनत जी। मेहनत करते रहो और खुद में भरोसा रखो। जितने भी यंगस्टर्स इस बात को सुन रहे हैं, बस वो अपने आप पे भरोसा रखें, और मैं रिपीट करूंगा, मेहनत कहीं बेकार जाती नहीं है। हो सकता है आप किसी एक एग्जाम को दे, मान लीजिए आपने UPSC दिया और बहुत मेहनत की और यहाँ आपका सिलेक्शन नहीं, आपको बहुत दुख होगा, लेकिन आपने मेहनत की, आप मान के चलिए वो मेहनत आपकी किसी और जगह पे जरूर काम आएगी और किसी और जगह आप सक्सेसफुल होंगे। मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जिसने मेहनत की है
उसके बाद भी वो ऐसे कहीं बैठा हुआ है। जी और वैसे भी आपके ऑप्शन ही क्या है, मेहनत करने के मेहनत का लाभ आप सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर तो आप बिल्कुल ही फिर तो खत्म ही हो जाएंगे। फिर क्या है, बिल्कुल फिर तो जीवन ही व्यर्थ है। जी बिल्कुल सर। सर ये आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए क्या है कि क्या वो यूपीएससी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्थिक मैंने कहा ना, यूपीएससी आईआईटी ये सब ऐसे एग्जाम्स हैं जी जिसमें सिर्फ मेरिट और कुछ भी नहीं है। जी मेहनत करिए, भरोसा रखिए, आपकी काबिलियत को कोई रोक नहीं सकता। कितने लोग यूपीएससी में देखिए, कितने साधारण परिवार से अभी भी तो निकल ही रहे हैं। जी अपने आसपास भी तुम देखोगे, तुमको बहुत लोग मिलेंगे गांव से, सिंपल सिंपल जगह से। उनको कौन सी कोचिंग थी, कौन सा उनको हाईफाई कोच था, मेहनत ही थे, निकाल लिया सबने। सर आप यूपीएससी आईआईटी में गए, यूपीएससी क्वालिफाई किए, इसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड का कुछ रोल रहा या पूरा मेहनत? देखो, फैमिली बैकग्राउंड ऑन पेपर तो कई लोग बोल सकते हैं कि बहुत इनका अच्छा बैकग्राउंड था, फादर डॉक्टर थे, मैं कोई गरीब परिवार से भी नहीं था, लेकिन उसका उस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था जी। क्योंकि जो यूपीएससी के एग्जाम थी उसकी सिंपल सा फॉर्म भरने की जो भी फीस है 200-300 रुपए, तो कोई भी दे सकता है। कोचिंग मैंने ली नहीं जी। और आज भी कितने लोग जो बिना कोचिंग के उसमें से निकलेंगे यूपीएससी में। तो कोचिंग अगर है भी तो कोई बहुत महंगी कोचिंग भी नहीं है यूपीएससी की, जितना मेरे को समझदारी है। मेरा बेटा भी यूपीएससी दे रहा है, उसने कोई कोचिंग नहीं ली, वो घर में बैठ के ही पढ़ रहा है, 20 साल का है। उसमें काबिलियत तो जरूर निकालेगा, मुझे विश्वास है, लेकिन कोचिंग तो उसने नहीं ली। मैं बोल सकता था कि जाओ कोचिंग लो, दिल्ली में रहो, पढ़ो। उसने पूरा सिलेबस देखा, बोला पापा मैं खुद कर सकता हूँ। वो किसी कोचिंग में नहीं। कोचिंग में तो अल्टीमेटली किताब में तो लिखा, वही तो आपको बताएगी। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है उसमें। अगर आप मेहनती हैं तो बिना कोचिंग के आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा चाहिए और आर्थिक हो, बिल्कुल फालतू की बात है। और अगर आप मेहनती हैं, अच्छे हैं, कोई लोगों को सपोर्ट भी कर देगा जी। मैंने खुद कितने लड़कों को सपोर्ट किया है और उनको मैंने एक ही चीज बोली कि तुमको जो जीवन में मौका मिले, तुम किसी और को सपोर्ट करो और कुछ मत चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। यही चीज है।